हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगे एकेडमी। हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी का आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम बताए हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और कौन कौन सा फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस लेक्चर को देखने के बाद ही इस लेक्चर आप देखिएगा। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी। हर एक ब्लॉक को लेंगे SPDF और उसमें ग्रुप में क्या आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा और पीरियड में क्या आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा, 1 बाय 1 करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं S ब्लॉक से। S ब्लॉक में सबसे अच्छा बात क्या है यहाँ पे कि S ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, S ब्लॉक में क्या है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आता है? एस ब्लॉक में आप जानते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। ये क्या है? ग्रुप 1 है, इसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, AM। ठीक है, और ग्रुप 2 ये क्या है? ग्रुप 2 है, इसको क्या बोलते हैं? अल्कालाइन अर्थ मेटल। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं, हम ऑलरेडी कल बता चुके हैं ये सारा चीज़ कि कैसे टॉप टू बॉटम जाने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जाने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। सारा हम लोग डिटेल वे में बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है कि साइज इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। मान लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस आइटम। ठीक है, ये होता है आयनाइजेशन एनर्जी। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इसको पकड़ के रखा है, इसको निकालना है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे साइज बड़ा होगा तो इसका अट्रैक्शन कम होगा, तो फिर क्या होगा? कम एनर्जी से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है ना, इसीलिए साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जब टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो हम साइज से कंपेयर करेंगे। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? लिथियम का सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद सोडियम होगा, उसके बाद पोटासियम, तो इससे छोटा होते जाएगा। लिथियम सबसे बड़ा, उससे छोटा सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे करके ऑर्डर होगा। अब ग्रुप 2 की बात करें तो क्या हो गया? टॉप टू बॉटम जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका भी टॉप टू बॉटम जाने से क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये कैसे होगा? सबसे बड़ा बेरिलियम, उससे छोटा मैग्नीशियम, ऐसे करके आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। ओके, समझ गए? तो सिंपली यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऐसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। सिंपली आपको इसको याद रखना है। इसी तरह ये भी टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अब लेफ्ट टू राइट की बात करें तो मान लीजिए इसका सोडियम ले लीजिए, इसका मैग्नीशियम ले लीजिए। तो सोडियम किसका है? फर्स्ट ग्रुप का है और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का है। ठीक है, तो यहाँ पे अब लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसका बड़ा हो जाएगा? मैग्नीशियम का बड़ा हो जाएगा ना। क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? ये अगर सबका कंपेयर करेंगे मतलब सेम पीरियड में, जैसे मान लीजिए सोडियम है, उसके बाद क्या है? पोटासियम फर्स्ट ग्रुप का है और सेकेंड ग्रुप का कैल्शियम है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो अल्कली मेटल का क्या होता है? छोटा होता है। किससे? अल्कलाइन अर्थ मेटल से। ठीक है, ये क्या हो गया? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, IE1। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए उसी को बोलेंगे IE1। ये सारी चीज़ हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, इसका अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे तो क्या होगा? सोडियम का सोडियम ले लीजिए और मैग्नीशियम ले लीजिए। ठीक है, तो सोडियम का अगर कन्फिग्रेशन लिखेगा तो क्या हो जाएगा? 2p6 and 3s1। इसका क्या हो जाएगा? 2p6 and 3s2, ऐसा होगा। अब
फर्स्ट आयोनाइजेशन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसका निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए इसका। एक इलेक्ट्रॉन मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसका लिखना है, ठीक है। तो इसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिखने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, कहे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन हट चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम का 2p6, एंड यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2p6 एंड 3s1। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या है, हम कल बताए थे कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। एक साइज था, एक जेड इफेक्टिव था, और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, और पेनिट्रेशन पावर था। 4 फैक्टर था जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखिए, P6 क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पे ये क्या है, स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं चाहेगा। बट यहाँ पे 3s1 है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बट इसमें क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में क्या हो गया कि ये सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम हो गया। ये क्या हो गया, सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में अल्कली मेटल जो होगा, अल्कली मेटल वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से बड़ा हो गया। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंपली अब याद रखिएगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मतलब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर निकालेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बड़ा होगा। लेकिन अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ग्रुप 1 से हर एक एलिमेंट का, तो वो क्या करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। तो उसका इसके केस में क्या हो जाएगा, अल्कली मेटल सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्कली मेटल बड़ा हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल से। ओके, समझ गए। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं कि IE1 ऑफ अल्कली मेटल लेस देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, but IE2 of alkali metal is greater than alkaline earth metal due to the stable configuration। एक्चुअली क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाता है तो अल्कली मेटल क्या करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कर लेता है, जो कि नोबेल गैस का होता है। नोबेल गैस होता है, तो नोबेल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो इस चीज़ को आप सिंपली नोट कर लीजिए ताकि रिविजन करते टाइम आपको ईजी पड़े। ओके, सो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप कौन कौन सा आता है, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इतना ग्रुप किस में आता है, पी ब्लॉक में आता है। ओके, ग्रुप नंबर 13 को सबसे पहले देखते हैं। यहीं पे लोचा है ग्रुप नंबर 13 और 14, बाकी ये सब नॉर्मल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो ये तो सिंपल है। बाकी लोचा इसमें है, इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग याद कीजिए कि साइज में पढ़े थे, साइज में क्या पढ़े थे, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एक चीज आपको याद होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट, ये हम पढ़ा चुके हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग अच्छा कौन करता है, S, उसके बाद P, उसके बाद D और F क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग करता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, जैसे बोरोन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो बोरोन अल्मोनियम में देखिए SS में इलेक्ट्रॉन है, बट गैलियम में देखिए यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन आ गया D में, 3D10 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये क्या है, D का क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है। D और F का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा तो यहाँ पे देखिए जब D 3D का इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो गया, अल्मोनियम से आने के बाद गैलियम में जैसे आए तो D का इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये क्या करेगा, D का इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, सिग्मा पुअर होगा, इसका क्या होगा, सिग्मा पुअर होगा। क्यों, यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर देखिए, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D और F का स्क्रीनिंग क्या होता है, पुअर होता है। जब सिग्मा पुअर होगा मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। टीसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सिंपली आपको याद रखना है कि जैसे हम
अल्मीनियम से गैलियम में गए तो यहाँ पे 3d10 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ, और डी का स्क्रीनिंग पुअर होता है, वो अच्छे से न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, जेड इफेक्ट न्यूक्लियस क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। जब अट्रैक्ट कर लेगा तो जेड पुअर स्क्रीनिंग के कारण जेड इफेक्टिव क्या हुआ, बढ़ गया। जब जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया। अब उसको वहाँ से जब अट्रैक्शन बढ़ गया तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ना, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब देखिए तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम जाने से जनरली क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता था। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, बोरोन का। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम में क्या हुआ, बढ़ गया। तो अल्मीनियम से बड़ा किसका हो जाएगा, गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर कुछ चेंज होगा। अब देखिए गैलियम और इंडियम में, अब बोलिएगा इसमें भी तो डी इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी डी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी डी इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में पुअर पुअर है, तो ऑर्डर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए फिर और एक लोचा आने वाला है, यहाँ पे 4f14, यहाँ पे F में इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे देखिए F का और ज़्यादा पुअर है, यहाँ इस D का तो पुअर है, ठीक है, D का क्या है, पुअर है, बट इसका क्या है, और ज़्यादा पुअर, वेरी पुअर आप लिख सकते हैं। तो F का स्क्रीनिंग D से भी खराब है, D से भी कम स्क्रीनिंग कर पाता है, मतलब न्यूक्लियस को कवर कर पाता है। तो जब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा डिक्रीज करेगा, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग है, डी से भी ज़्यादा पुअर स्क्रीनिंग है। तो जब सिग्मा डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, और जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इसको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप याद रखिएगा, डी इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और एफ इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सिंपली आप तो ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ से बोरोन अल्मीनियम में नॉर्मल ऑर्डर, यहाँ पे बोरोन गए, फिर अल्मीनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में जैसे आए तो यहाँ पे क्या हुआ, 4f इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया, तो आयन ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कार्बन सिलिकॉन में जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाने से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम, यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जैसे जर्मेनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेगा तो क्या होगा, आर्गन 3d10 एंड 4s2 एंड 4p1, और इसका सिलिकॉन का अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, नियोन 3s2 एंड 3p2, ठीक है, यहाँ 4p2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गैलियम और ये सिलिकॉन और गैलियम, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन है लेकिन पी में भी तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इसी में सिर्फ लगेगा। ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन उतना पावरफुल नहीं होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे गैलियम का बड़ा हो जाएगा, गैलियम के बाद फिर एसन और पीबी में, टीन और लेड में यहाँ फिर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखिएगा तो क्या होगा, जेनॉन 4f14 एंड 5d10 6x2 एंड 6p2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी आपका F में इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ, तो F में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, ये भी स्क्रीनिंग खराब करेगा, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका भी इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। तो सिंपली आपको याद रखना है, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 और 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 13 में यहाँ पे अल्मीनियम और गैलियम में ऑर्डर चेंज हो जाता है, फिर यहाँ पे इंडियम और थैलियम में यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज होता है। बट यहाँ पे ग्रुप नंबर 14 में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ एसन और पीबी, टीन और लेड में ही यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। बाकी यहाँ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे पी में भी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन उतना पावरफुल नहीं होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो
तो सिंपली आपको इसका ऑर्डर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, टॉप टू बॉटम। पीरियड का बात नहीं कर रहे हैं हम, पीरियड में फिर अलग होगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम का बात कर रहे हैं। टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, बट पीरियड में इसका डिफरेंट होगा, मतलब चेंज होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, पेनिट्रेशन पावर की वजह से, ये सब की वजह से पीरियड में चेंज होगा। बट टॉप टू बॉटम का हम बात करें तो टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी सिंपली ये 15 to 18 में डिक्रीज करेगा। ओके, बाकी ये दोनों में चेंज होगा। इसमें आपको याद होगा, इसमें साइज में सिर्फ गैलियम में चेंज आया था, और ये टेल्यूरियम में इसमें सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज आया। यहाँ पे भी आयनाइजेशन एनर्जी में ही खाली चेंज आया। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जैसे जेड, यहाँ पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है ना, जेड इफेक्टिव जब चेंज होता है तो जेड इफेक्टिव चेंज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। साइज को भी इफेक्ट करता है, बट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि पर इलेक्ट्रॉन बेसिस, मतलब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है, और साइज क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिलेटेड होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का मतलब थोड़ा बहुत चेंज होगा ना, तो जेड इफेक्टिव का जो चेंज होगा तो वो इफेक्ट ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी को करेगा। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी किससे रिलेटेड है, पर इलेक्ट्रॉन बेसिस के रिलेटेड है, बट साइज में उतना ज़्यादा ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिपेंड करता है ना, और आयनाइजेशन एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन रिलेटेड है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे साइज चेंज नहीं हुआ था। साइज यहाँ पे इसका लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन यहाँ पे हुआ था, बट साइज इसलिए नहीं चेंज हुआ था क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा गैप था, 32 एलिमेंट का गैप था। तो इसका साइज अगर छोटा भी हुआ तो होते होते यहाँ तक आके रह गया था, सपोज, इससे मतलब ऑर्डर चेंज नहीं हुआ था। बट यहाँ पे भी वैसा ही हुआ था, मतलब यहाँ पे भी साइज का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे डिपेंड करता है ना ये साइज। बट जेड इफेक्ट, ये आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो पर इलेक्ट्रॉन पे रिलेटेड है, इसलिए ज़्यादा वो इफेक्ट होता है जेड इफेक्टिव से। ओके, सो इसको कॉपी कीजिए। सो चलिए आइए देख लेते हैं फाइनल ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13। सो हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये हो गया फाइनल ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13। सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ के हेल्प से समझिए। यहाँ पे देखिए, ये वाला क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है, बोरोन का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थैलियम, यहाँ ये थैलियम हो गया। उसके बाद किसका होगा, गैलियम का होगा। उसके बाद अल्मोनियम का होगा, और लास्ट में किसका होगा, इंडियम में होगा। यहाँ इधर से इधर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करा, तो सबसे ऊपर में जो होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उससे नीचे उससे कम, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोरोन होगा, उसके बाद फिर थैलियम होगा, उसके बाद फिर गैलियम, उसके बाद अल्मोनियम, उसके बाद इंडियम लास्ट में। तो इसको आपको याद रखना है। अगर शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से याद रखना है तो सिंपली याद रखिएगा, बोरोन को बेटी, तू और गई, गैलियम, अल्मोनियम और इंडियम, इसको सिंपली याद रखिएगा ऐसे करके, बेटी, तू, गई, ठीक है। अब फाइनल ऑर्डर ऑफ ग्रुप 14 को देख लेते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसन के मतलब उल्टा हो गया, मतलब पीबी और एसन में ना उल्टा हो गया। क्या हो गया, पीबी का मतलब ज़्यादा हो गया, एसन का कम हो गया, ठीक है। ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ में खाली चेंज आया है, एसन और पीबी पे, और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ में चेंज है। यहाँ पे आपको मेनली ध्यान रखना है, ये वाला ग्राफ थोड़ा, जब डब्लू बनाइएगा, सिंपली ग्राफ बनाइएगा तो डब्लू बना दीजिए। डब्लू को थोड़ा सा ना तिरछा बनाइएगा, ताकि यहाँ पे उसके बाद ऐसे करके ऐसे एरो, मतलब पहले यहाँ पे बोरोन लिख दीजिए, फिर अल्मोनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम, और उसके बाद ऐसे देख लीजिए। सिंपली आपको याद रखना है, बेटी तू गई, बस ये याद रखेंगे तो फिर इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप को खास करके याद रखिएगा। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18। तो सिंपली इसमें क्या था कि टॉप टू बॉटम जाने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। जैसे साइज इंक्रीज होगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी होगा ना, तो एनर्जी कम लगेगा, साइज बड़ा होगा। तो सिंपली सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस, ऐसे करके साइज हो जाएगा। इसका ऑक्सीजन का सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे बड़ा फ्लोरीन का, उससे छोटा क्लोरीन, उसके बाद हीलियम नियॉन का, ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
ठीक, समझ गए। सो यहाँ पे ग्रुप नंबर 15, 16, 17 इसमें उतना ये नहीं करना है, ये दोनों ग्रुप में आपको मेनली फोकस रखना है, ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 13 को याद करने का तरीका, बेटी तो गई, और फिर इसको सिर्फ एक ही चीज़ में चेंज कीजिएगा, एसएन और पीबी में। पीबी को इधर लेके चले आइएगा, पीबी का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसएन। ओके, सो इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज, ये मेंस 2024 में पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तीनों क्या है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यहाँ पे देखिए, ये एलिमेंट्स देख के क्या लग रहा है, ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है ना ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली आपको क्या याद रखना है, क्या मतलब ग्रुप 13 को याद करने का क्या ट्रिक बताए थे, बेटी तू गई, यहाँ से यहाँ तक बेटी तू गई, तो बोरोन का सबसे ज़्यादा था, फिर थैलियम, गैलियम, इंडियम। अब यहाँ पे देखिए बोरोन का यहाँ पे क्या है, सारा तो ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे बोरोन का ज़्यादा है थैलियम से, तो यहाँ पे बोरोन वाला तो है, बोरोन से ज़्यादा थैलियम। ये कंपेयर कीजिए अल्मुनियम और गैलियम में, देखिए अल्मुनियम से गैलियम बड़ा है, बट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या दिया है, अल्मुनियम बड़ा है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए थैलियम और गैलियम को कंपेयर कीजिए, तो थैलियम और गैलियम में बड़ा थैलियम है अल्मुनियम, मतलब ये ऑप्शन सही है। अगर सी में देखिए तो गैलियम से बड़ा किससे, अल्मुनियम, बट अल्मुनियम किससे बड़ा है, ये बोरोन से, बट ऐसा नहीं ना है, सबसे बड़ा तो बोरोन है। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन तो नहीं होगा, अब ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्यों, क्योंकि ये अल्मुनियम बड़ा है किससे, गैलियम से, जबकि गैलियम यहाँ बड़ा है अल्मुनियम से। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अमोंगेस्ट द एलिमेंट्स with the following electronic configuration which one of them have the highest ionization energy। ये AIPMT 2009 में पूछा गया, नीट से पहले AIPMT हुआ करता था, उसमें पूछा गया था। पूछ रहा है कि इसमें से किसका हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो हम पिछले लेक्चर में क्या बताए थे कि जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन करने से पहले आपको 4 फैक्टर पे ध्यान देना है। फर्स्ट फैक्टर जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर साइज था, साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तीसरा फैक्टर क्या था, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर भी बताए थे, 4 फैक्टर बताए थे। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे आप कंपेयर कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, P1 है, पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे देखिए P3, ये है हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसका मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पे भी P1 है, 3s2 3p1, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि 3s2 3p1, यहाँ पे क्या है, 3s2 3p2 है, तो यहाँ से तो निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इजीली क्योंकि पार्शियली फील्ड है। यहाँ पे देखिए स्टेबल हाफ फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी 3s2 3p1 है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्योंकि पार्शियल फील्ड है। यहाँ पे देखिए P3 है, ये क्या है, हाँ स्टेबल है, ये हाँ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 फैक्टर पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हाफ फील्ड है, यहाँ पे भी हाफ फील्ड है, बाकी ये सब पार्शियल है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, दोनों तो हाफ फील्ड है, दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे और एक फैक्टर है, क्या है, यहाँ पे देखिए 4s2 4p3, मतलब नंबर ऑफ सेल इसमें क्या है, 4 है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, नंबर ऑफ सेल क्या है, 3 है। तो अब देखिए साइज किसका बड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है उसमें साइज बढ़ा है। तो यहाँ पे जो साइज बढ़ा है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ इसको देना पड़ेगा, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ द कंप्लीट थर्ड पीरियड का आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। ठीक है, ये क्या, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। ठीक है,
देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सिंपली आपको माइंड में याद रखना है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को, हम क्या बोले थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना फैक्टर याद रखना होगा, 4 फैक्टर, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा मतलब अगर ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा आर्गन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जेड जेड इफेक्टिव क्या होता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या हुआ, सबसे बड़ा आर्गन, फिर क्लोरीन, ऐसे करके ऐसे ऐसे होना चाहिए जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट जाने से ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेनली ध्यान देना है, ऐसा ऑर्डर नहीं होता है। कैसा होता है, चलिए बताते हैं फिर कैसा होता है। देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है मैग्नीशियम और अल्युमिनियम में प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम क्या बताए थे, पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। 4 फैक्टर में से एक फैक्टर क्या था, पेनिट्रेशन पावर था। पेनिट्रेशन पावर क्या था, किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा था, एस का पेनिट्रेशन पावर, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ठीक है। पेनिट्रेशन और स्क्रीन इफेक्ट का ऑर्डर सेम ही होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है बट ऑर्डर सेम होता है। तो पेनिट्रेशन पावर जिसका ज्यादा होगा, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन सबसे न्यूक्लियस के सबसे पास आ सकता है, उसी पावर को क्या बोलेंगे, जिस पावर से आ सकता है उसी पावर को क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। तो न्यूक्लियस के सबसे बगल में कौन रहता है, एस रहता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ रहता है, तो इसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। तो जिसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा। जब न्यूक्लियस का क्लोज होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको बांध के रखेगा, अच्छे से पकड़ के रखेगा मजबूती से, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एस का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, मतलब एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा तभी आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये टाइट करके पकड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके टाइट करके पकड़ा है, तो इस पेन को निकालने के लिए हमको क्या करना है, अगर टाइट करके पकड़ा हुआ तो ज्यादा एनर्जी देके ऐसे निकालना होगा, बट इस यहाँ पे अगर न्यूक्लियस कम लूज करके पकड़ा हुआ तो ऐसे इजीली निकाल सकते हैं, बट टाइट करके पकड़ेगा तो क्या ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो वही पेनिट्रेशन पावर एस का ज्यादा है, तो ये ज्यादा टाइट करके पकड़ा है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू अल्युमिनियम। तो ये किस लिए हुआ ऐसा, यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम किस लिए हुआ, तो सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर के लिए यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे और एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए 4 फैक्टर में एक तो पेनिट्रेशन पावर वाला हो गया, और यहाँ पे देखिए P3 है, यहाँ पे P3 और P4 है। हम क्या बताए थे, यहाँ पे देखिए P3 मतलब ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। P4 मतलब ऐसा, P4 मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 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 फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि ये क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल है, ठीक है। मतलब 3 आदमी है और 3 रूम दे दिया गया है, तो वो क्या आराम से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे देखिए 3 रूम है और 4 आदमी है, तो यहाँ पे क्या है, एक आदमी एक्स्ट्रा है, तो कोई भी अगर एक रूम खाली रहेगा, कोई अगर समझिए ऐसे कि यहाँ पे 3 रूम है और 3 आदमी है, कोई एक आदमी आएगा कि और एक रूम खाली है, कोई आ जाओ, तो जाएगा यहाँ से, कोई नहीं जाएगा क्योंकि सबको एक एक रूम दे दिया है। बट यहाँ पे क्या है, 3 रूम है और 4 आदमी है, और कोई एक आदमी आके बोले इस रूम में कि बोले कि एक रूम खाली है, कोई जाओगे क्या, तो यहाँ से एक तो उठ के चले जाएगा ना, जल्दी खाली मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक रूम में 2 आदमी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान ही होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिपल्सन कर रहा है ना, जब रिपेल करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान ही होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। तो वही चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू दिस, इसलिए यहाँ का आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। और लास्ट वन ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पे P6 है, P6 क्या है, तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया, रीजन हो गया हाफ फील्ड, हाफ फील्ड,
ये लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था रीजन, पेनिट्रेशन पावर, यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड, और ये सबसे ज्यादा है, ये आर्गन जो है ना सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि फुल फील्ड है ये तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए मतलब फुल फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू हाफ फील्ड। तो कोई भी पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, कोई भी पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी पीरियड में वो होगा नोबेल गैस और इनर्ट गैस। ओके, तो यहाँ पे देखिए आर्गन का सबसे ज्यादा, आर्गन क्या है, नोबेल गैस है। तो कोई भी पीरियड में, जैसे थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, किसी में जाइए, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लास्ट वाला एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि वो नोबेल गैस होता है, नोबेल गैस क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा किसी भी पीरियड में। सो यहाँ पे आप ये चीज याद रखें, पेनिट्रेशन पावर के लिए यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज हो गया। अब इसको कॉपी कर लीजिए, एक बार हम फाइनल ऑर्डर लिख देते हैं। ओके, सो ये देखिए ये हो गया आपका फाइनल ऑर्डर, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कंप्लीट थर्ड पीरियड, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ एन इज सेम, तो सबसे ज़्यादा मतलब ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, NS1 होगा, उससे ज़्यादा NP1 होगा, फिर NS2, फिर NP2, फिर NP4 हो जाएगा, यहाँ पे बदल जाएगा, NP3 मतलब इधर चले जाएगा हाफ फील्ड के कारण, यहाँ पे NP5। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकते हैं कि जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं किसको, फास्फोरस और क्लोरीन को, तो फास्फोरस का 3p3 है और क्लोरीन का 3p5 है, तो ये भी तो पार्शियल, ये भी तो हाफ फील्ड नहीं है, मतलब ये पार्शियल फील्ड है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। तो ये हम एक चीज़ आपको बताया था लेक्चर में, हमेशा जब भी आप ये स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करेंगे ना, तो एडजस्टन से, मतलब P3 तो P4, P3 P4 इसमें कंपेयर करना है, ठीक है। मतलब एडजेसेंट, मतलब एक के मतलब 3 के बाद 4, ऐसा नहीं कि 3 के बाद आप 5 में कर रहे हैं, एडजेसेंट जस्ट बगल वाला से कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर याद रखिएगा तो सिंपली, जैसे देखिए सोडियम का क्या है, S1 है तो NS1, उससे कम किसका होगा, उससे कम NP1 होगा, तो NP1 कहाँ है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का आ गया। फिर देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या है, NS2 है, तो यहाँ पे NS2 आ गया, NS2 में यहाँ आ गया। फिर NP2 होगा, NP2 किसका है, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का आ गया। फिर NP4 है, NP4 किसका है, सल्फर का, तो यहाँ सल्फर आ गया। फिर यहाँ पे NP3 है, NP3 किसका है, फास्फोरस का, फास्फोरस आ गया। NP5 किसका है, इसका है क्लोरीन का, तो यहाँ क्लोरीन आ गया, आर्गन आ गया। इसको याद रख सकते हैं, और ये अप्लीकेबल फॉर IE1, IE2 एंड एक्सेप्ट्रा IE2 IE3 सब के लिए ये एप्लीकेबल है, सिंपली आपको याद रखना, ठीक है। NS1 से बड़ा NP1 होगा, ये उसके बाद NS2 होगा, ये पेनिट्रेशन के कारण हुआ, ये हाफ फील्ड के कारण हुआ, इसको आप सिंपली याद रख सकते हो। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। सो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन एक, राइट IU2 ऑर्डर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इसका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। तो सिंपली अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p2, इसका क्या हो जाएगा 2p3, इसका क्या हो जाएगा 2p4, इसका क्या हो जाएगा 2p5, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे IE2। मतलब IE2 अगर निकलने जा रहे हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया है, तो इससे आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटा देना है। एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो इसका क्या बचा 2p1, इससे एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो इसका क्या बचा 2p2 बच गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो इसका क्या होगा 2p3, इससे एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो इसका क्या हो जाएगा 2p4। ओके, नाउ अब देखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। अगर सिंपली बोले आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो आप ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बट ऐसे नहीं होगा ऑर्डर। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये हमको कॉन्फ़िगरेशन मिला। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या है, यहाँ पे P3 और P4 में देखिए P3 और P4 में कौन ज़्यादा होगा,
हम क्या बताएं अभी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो P3 को यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए P3 बड़ा हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन बड़ा हो जाएगा। फिर ये ऐसे चले जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ऐसे। तो फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन होगा। क्यों, यहाँ पे P3 आ गया ना, तो स्टेबल हो गया, इसलिए ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। आप यहाँ इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, P1 है, तो यहाँ पे P1 लिख दिए, फिर P2 है, P2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर P4 होगा, P4 यहाँ पे, फिर इसके बाद P3 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, P1, P1 किसका है, कार्बन का है। उसके बाद P2, P2 किसका है, P2 है आपका नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन आ गया। उसके बाद P4, P4 किसका है, फ्लोरीन का, तो यहाँ फ्लोरीन आ गया। उसके बाद आपका P3 है, P3 किसका है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन आ गया। तो इस तरह से आप सिंपली लिख सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 अगर बोले तो मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर लिए, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आपको हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो चुका है ना। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फिर। चलिए आइए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट्स कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों एक ही चीज़ है। ये नीट में भी पूछा गया था 2022 में, और IIT JEE में भी पूछा गया था 1981 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर निकालना है, तो जैसे कैसे जानते हैं, कार्बन होता है, सिंपली अगर पीरियड देखें तो क्या होता है, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है। तो हमको इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। तो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2p2, इसका क्या होता है 2p3, इसका क्या होता है 2p4, इसका क्या होता है 2p5, ठीक है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जनरल का बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2p3 और 2p4, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन फ्लोरीन। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, कार्बन फ्लोरीन, ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाइएगा। कॉन्सेप्ट को कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना, कोई भी कॉन्सेप्ट जब समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझिए। जब कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो खुद ब खुद आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए IIT JEE में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली इसका कन्फिगरेशन लिख के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। ओके, चलिए इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए आइए अब डी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, और 1 बाय 1 करके हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लेफ्ट टू राइट, मतलब पीरियड वाइज। पहले ब्लॉक वाइज, सॉरी ग्रुप वाइज देख लेते हैं, उसके बाद पीरियड वाइज देखेंगे। सबसे पहले ग्रुप नंबर 3 का बात करें, तो ग्रुप नंबर 3 का बात करें तो इसमें साइज का भी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ था। ग्रुप नंबर 3 बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसा ये मतलब जनरल रूल बोलता है उसको फॉलो करता है। बट प्रॉब्लम किस में आता है, ग्रुप नंबर 4 के बाद, मतलब 4 से लेकर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो टॉप टू बॉटम जब जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाने से साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो स्कैंडियम का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम एट्रियम, फिर लेंथेनम, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप नंबर 4 की बात करें तो टाइटेनियम, जिर्कोनियम एंड हॉफनियम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये 14 इलेक्ट्रॉन F में इंटर हो जाता है। तो हम क्या बताए थे स्क्रीन इफेक्ट में, स्क्रीन इफेक्ट किसका ऑर्डर क्या होता है, ये होता है। पुअर किसका होता है, इसका F का, वेरी पुअर, ठीक है। पुअर तो D का भी होता है, लेकिन इसका F का और ज़्यादा पुअर होता है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या पुअर होगा, तो Z इफेक्टिव
इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है जनरली, देखिए यहाँ पे साइज में क्या हो रहा था कि दोनों बराबर हो जाता था, मतलब अप्रोक्सीमेटली जिरकोनियम हॉफनियम साइज में। बट यहाँ पे हॉफनियम ये आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में क्या हो रहा है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, इसमें भी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्टिव जो है ना, ज़्यादा इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को ज़्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू साइज। जेट इफेक्टिव साइज को भी इफेक्ट करता है, लेकिन उतना नहीं करता है जितना आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। रीजन क्या हम बताएं, रीजन ये है कि जेट आयोनाइजेशन एनर्जी ना पर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे पर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। लेकिन साइज का जब बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ठीक है, साइज कैसे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड से, ठीक है। तो साइज जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड से रिलेटेड है, बट आयोनाइजेशन एनर्जी है पर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, मतलब क्विकली चेंज होगा। तो जेट इफेक्टिव साइज आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों को इफेक्ट करता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी को ज्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइज में तो बराबर हो गया था, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में हॉफनियम का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टाइटेनियम, उसके बाद ये टाइटेनियम के बाद तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हॉफनियम का हो जाएगा, उसके बाद फिर टाइटेनियम, उसके बाद फिर जिरकोनियम। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम एक समरी लिख देते हैं ताकि आप माइंड में फिक्स कर लीजिएगा वो चीज़ कि कौन कौन सा ग्रुप में क्या क्या होगा, तो वो आप आसानी से उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक माइंड में, मतलब एक माइंड मैप टाइप का बना देते हैं ताकि आप उसको फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा, ठीक। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए आप देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ डी ब्लॉक का, ठीक है। टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सबसे पहले डी ब्लॉक में क्या क्या आता है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर कितना तक, 12 तक आता है। तो टॉप टू बॉटम जाने से साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। तो ग्रुप नंबर में 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 3D होगा, उससे कम 4D, फिर 5D। ग्रुप नंबर 3 के लिए ये हो गया, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो जनरल रूल है उसको फॉलो कर रहा है। बट ग्रुप नंबर 5, 6 और 10 में, ग्रुप नंबर 5 और 6, 10 में ये क्या हो रहा है, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। ये क्या कर रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो ये इधर से इधर जा रहा है, समझिए ऐसे। मतलब ये क्या हो रहा है, 3D का सबसे बड़ा है, उसके बाद 4D, मतलब उससे कम 4D हो गया, उससे भी कम 5D हो गया। बट इसमें क्या हुआ, 5D सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये 4D, उसके बाद 3D, ऐसे करके ये मतलब डिक्रीज हो रहा है, और ये ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ग्रुप नंबर 3, इतना सारा आप ग्रुप नंबर याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको याद रखिए, बाकी इसके बाद जो आएगा वो इस तरह से होगा। तो ये सिंपली याद रखिए, क्या याद रखिएगा कि 3D का सबसे बड़ा है, उसके बाद 4D, उसके बाद 5D, उसके बाद फिर क्या होगा, ये ग्रुप नंबर 5, 6 और 10। इतना याद रखिए कि ग्रुप नंबर 5, 6 और 10 में क्या होगा कि 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D, जस्ट अपोजिट। ये जो याद किए थे इसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला लास्ट वाला में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा, ये जो 3D 4D है ना, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये 4D ऊपर चले जाएगा और 3D नीचे चले जाएगा। तो सबसे ज़्यादा 5D का होगा, उससे कम 3D, उससे कम 4D का होगा। तो यहाँ पे 3 पैटर्न आपको याद रखना है। 3 पैटर्न को याद रखने का तरीका हम बता देते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 3 को आप कैसे याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा 3D का होगा, उसके 4D, उसके बाद 5D, ठीक है, ये याद हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट याद कीजिए, सबसे कम किसका था, सबसे कम 5D का था। अब इसका जस्ट अपोजिट, तो सबसे ज्यादा 5D का होगा, 5D, 4D, 3D, ये 2 पैटर्न याद कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 याद किए, ठीक। उसके बाद 5, 6, 10 में ये होगा पैटर्न। टॉप टू बॉटम में 3 पैटर्न है, पहला तो ग्रुप नंबर 3, और ये 5, 6, 10, और ये 4, 7, 8, 9, 11, 12, ये 3 पैटर्न है। ये इसके लिए ये 2 पैटर्न को पहले याद कीजिए, ग्रुप नंबर 3 और 5, 6, 10 को याद कर लिए। सबसे पहले 3D, उसके बाद 4D, उसके बाद 5D। इसमें क्या हो जाएगा, 5D सबसे पहले, उसके बाद 4D, उसके बाद 3D, ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, पैटर्न को बस याद रखिए कि यहाँ वाला जो पैटर्न होगा ना, वो किसका होगा, सबसे ज्यादा 5D का होगा, उसके बाद 3D, उसके बाद 4D। पैटर्न बस याद रखिए यहाँ वाला। तो यहाँ वाला, यहाँ 3 का तो याद है सिंपल, उसके बाद 5, 6, 10 का याद हो गया। उसके बाद जो भी बचा, वो उसके बाद जो भी बचा एलिमेंट वो किस पैटर्न में आएगा, इस पैटर्न में आएगा।
तो ये दोनों को याद कर लीजिए और उसके बाद जो भी बचा एलिमेंट है, जो भी ग्रुप है डी ब्लॉक में, वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा 5D, उसके बाद 3D, इसके बाद 4D। ये दोनों को याद कीजिए और इसको बस ऐसा समझिए कि ये दोनों के अंडर में अगर नहीं आया तो किसके अंडर में आएगा, इसके अंडर में आएगा। तीनों पैटर्न को बस याद कर लीजिए, इसका पैटर्न, इसका पैटर्न, इसका पैटर्न, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को ग्रुप नंबर को याद रखें कि ग्रुप नंबर 3 का ये पैटर्न होगा, ग्रुप नंबर 5, 6, 10 का ये पैटर्न होगा, 5, 6, 10। उसके बाद रिमेनिंग जो भी होगा वो इस पैटर्न में आएगा। बस ऐसे करके याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रुप नंबर 5 का ये हो गया TA, ये भी ऐसे करके याद रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ग्रुप नंबर 4 है तो हाफनियम ग्रेटर देन टाइटेनियम ग्रेटर देन जिरकोनियम, ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बोथ द केसेस, ये दोनों पैटर्न के केस में 5D का हाईएस्ट है, ठीक है। सो इस पैटर्न को याद रखें और इस पैटर्न तीनों को याद रखें। बाकी ग्रुप नंबर इसका और इसका सिर्फ याद कीजिए, बाकी जो भी आएगा इस पैटर्न के अंदर आएगा। ओके, ऐसा आसानी होगा आपको याद रखने में, ठीक है। माइंड में फिक्स कर लीजिए। सो अब देखिए यहाँ पे सीरीज वाइज, सबसे पहले हम लोग 3D सीरीज देखेंगे, ओके। उसके बाद 4D सीरीज, उसके बाद 5D सीरीज। सो सिंपली आपको याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है विथ स्लाइड वेरिएशन। इस सीरीज का बात बोल रहे हैं, ठीक है। सो जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम ऐसे करके जिंक तक जाते हैं तो सिंपली आपको याद रखना है दो टर्म। एक, जब भी डी ब्लॉक में सीरीज वाइज देखेंगे 3D सीरीज, डी ब्लॉक में क्या है सीरीज वाइज, 3D सीरीज में स्कैंडियम टू जिंक है। यहाँ पे क्या है फर्स्ट एलिमेंट, किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे 3D सीरीज है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है स्कैंडियम, तो किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होगा, ये बात याद रखना है। सेकंड बात क्या याद रखना है कि किसी भी सीरीज का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। सो ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे 4D सीरीज है, 4D सीरीज का सबसे मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या है एट्रियम, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा मिनिमम, और लास्ट एलिमेंट कैडमियम, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा मैक्सिमम। उसी तरह 5D सीरीज की बात करें तो लैंथेनम का मिनिमम होगा और हाफनियम का मैक्सिमम होगा। तो सिंपली आपको याद रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच सीरीज is minimum ionization energy and the last element of each series is maximum ionization energy। इस तरह से बस आपको सिंपल वे में याद रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम, लास्ट एलिमेंट मैक्सिमम, बस 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज सब के केस में सेम, सबसे पहला एलिमेंट मिनिमम, लास्ट वाला एलिमेंट मैक्सिमम, ऐसे करके आपको याद रखना सिंपल वे में, ओके। चलिए सो अब देख लेते हैं हम लोग 3D सीरीज को, ठीक है। 3D सीरीज का ऑर्डर क्या होगा, देखिए ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर जनरली क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है इंक्रीज होता है। तो ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा नॉर्मली अगर सोचे तो, बट ऐसा नहीं होता है। सिंपली आप यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो सिंपली आपको एक चीज याद रखना है कि 2 में क्या होता है कि डिक्रीज करता है, तो ऐसे जाएगा, तो डिक्रीज क्या मतलब ये ऐसे हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। फिर 6 यहाँ पे है, 6 में क्या होता है फिर डिक्रीज करता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर 7 में भी डिक्रीज करता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आपको इतना नहीं, सिंपली ये क्या है फाइनल ऑर्डर है, ऊपर में जो लिखे हैं ना ये फाइनल ऑर्डर है, इसको आपको याद रखना है बस, कुछ नहीं, ओके। इसको आप उतना ध्यान मत दीजिए, बस ये एक चीज ध्यान रखिएगा 2 6 और 7 में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, बाकी आप फाइनल ऑर्डर आपको सिंपली याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइनल ऑर्डर क्या है, फाइनल ऑर्डर ये है, फाइनल ऑर्डर ऊपर वाला है स्कैंडियम, उसके बाद वेनाडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, फिर मैंगनीज, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन एंड जिंक, ओके। सो सिंपली आपको याद कैसे रखना है, तो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, स्कैंडियम से सुनो, वेनाडियम से विनीता, सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं क्यों कौन फिर जाने। तो ऐसे सिंपली आप याद रख सकते हैं कि सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं क्यों कौन फिर जाने, ठीक है। ऐसे करके सिंपली आप याद रख सकते हैं। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप एक बार याद कर लीजिएगा, तो अगर क्वेश्चन बाय चांस आ गया तो आप उसको आसानी से कर सके। तो ट्रिक क्या है और एक बार बताते हैं, सुनो बिनीता, माइंड में फिक्स कर लीजिए, सुनो बिनीता कमाल थी, सुनो बिनीता कमाल थी, मानी नहीं क्यों कौन फिर जाने, ठीक है।
विनीता को कोई बोल रहा है कि सुनो विनीता कमाल थी, फिर वो क्या किया, मानी नहीं। तो मानी नहीं तो क्यों कौन फिर जाने, अगर कोई नहीं माना तो छोड़ो उसको, जाने दो। तो वही सिंपल ऐसे याद रखना है कि विनीता को कोई बोल रहा है कि सुनो विनीता कमाल थी, कोई दूसरे किसी के बारे में बोल रहा है कि सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं, जब नहीं माना तो फिर क्यों कौन मानी नहीं, क्यों कौन फिर जाने, क्यों कौन फिर जाने। ओके, सिंपली ऐसे याद रखना। ओके, सिंपल ट्रिक है बस, इधर उधर नहीं सोचने का। चलिए आइए अब बात करते हैं एफ ब्लॉक का, जो कि लास्ट ब्लॉक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे सेशन को। इसमें एफ ब्लॉक में एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर वेरिएशंस है। ठीक है, इसलिए इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर का बात नहीं किया है एनसीईआरटी में। सिंपली दो तीन चीज़ लिखा है एनसीईआरटी में। पहला चीज़ क्या लिखा है कि आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लैंथेनॉइड्स सिमिलर टू कैल्शियम, कैल्शियम के सिमिलर है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लैंथेनॉइड्स का वो किसके सिमिलर है, कैल्शियम का। दूसरा बात क्या लिखा है कि आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लैंथेनॉइड्स आर सिमिलर टू अल्मोनियम। ठीक है, ये दो तीन चीज लिखा है। एफ ब्लॉक के बारे में ज्यादा नहीं बताया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर का बात ज्यादा नहीं किया है एनसीईआरटी में। ओके, एक चीज यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना पीरियोडिक टेबल में, वो हीलियम का होता है। ऐसा क्यों होता है, हम क्या बताए थे कि किसी भी पीरियड में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो नोबेल गैस होता है। किसी भी पीरियड में लास्ट एलिमेंट क्या होता है, नोबेल गैस। तो नोबेल गैस क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए उसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा देना पड़ता है। तो लास्ट कॉलम क्या होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यही सब होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हीलियम का क्या है, सबसे ज्यादा है। तो हीलियम का जो होता है ना, इसका साइज बहुत ही कम है, साइज बहुत ही कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल है क्योंकि टाइटली बॉन्डेड है, टाइट करके बांध के रखा है। ठीक है, न्यूक्लियस बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल है। इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो हीलियम का होता है। एक बात ये याद रखिएगा। सेकंड बात क्या याद रखिएगा, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल इज सीजियम। क्यों, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ये ग्रुप का एलिमेंट क्या है, ये लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ऐसे इनके ये क्या होगा, सबसे छोटा किसका है, सीजियम का। ओके, सीजियम से नीचे फ्रांसियम भी आता है, बट इसका बात नहीं करते हैं क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, इसलिए सीजियम। ये देखिए ये क्या है, इसका बहुत ही बड़ा साइज है। साइज जब बड़ा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान है। इसलिए highest ionization energy in a periodic table is helium and the lowest ionization energy in a periodic table is cesium। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों, रीजन बता दिया। हीलियम का साइज बहुत छोटा है, सीजियम का साइज बहुत ही बड़ा है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए इसका लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का थर्ड लेक्चर होने वाला है, वो है एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप तीनों वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आपको थ्योरी के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना भी पीवाईक्यू है, मान लीजिए आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट का जितना भी पीवाईक्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, हम भी कुछ कुछ कराते हैं, बट अगर सब पीआई को कराने लगे तो फिर क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, जो जो मेन इंपॉर्टेंट पीआई को है, कुछ कुछ सेलेक्टेड पीआई को हम यहाँ पे कराएंगे और बाकी आपको खुद से करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।